बच्चों, अब मैं आपको लेसन 5 नॉन डिटेल यानी उपवाचक का एक पार्ट ले रही हूँ। पार्ट का नाम है हिमालय की बेटियाँ। ये लेसन 5 है आपका। हिमालय, आपने नाम सुना होगा। हिमालय भारत का सबसे ऊंचा पर्वत है, भारत देश का मुकुट कहलाता है। यहीं से ही अनेक नदियाँ निकलती हैं। इसे भारत का सिर ताज भी कहते हैं। तो सिंधु, ब्रह्मपुत्र, रावी, सतलज, ब्यास, चनाब, झेलम, काबुल, कपिशा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोसी आदि हिमालय पर्वत से ही निकलती हैं। हिमालय हमारे देश की रक्षा करता है, हमारे देश का मुकुट कहलाता है और सबसे ऊंचा पर्वत हिमालय है। वे समुद्र और इनसे निकलने वाली नदियां जो हैं वो हिमालय पर्वत से निकल करके वो समुद्र में आकर मिलती हैं। इसलिए लेखक की हिमालय यात्रा के समय वे हिमालय की बेटियां और समुद्र की प्रियतमाएं कहते हैं। इसलिए हिमालय और समुद्र ससुर और दामाद हैं। अब जैसे एक बेटी है, अपने घर में माता पिता के साथ रहती है, भाई बहन के साथ रहती है, तो पिता जो है, जो उसका संरक्षक है, वो पिता है, वही उसका लालन पालन करता है। तो वैसे ही हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियाँ हिमालय के लिए बेटियों के समान हैं। मतलब हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियों को कवि ने, लेखक ने उनको बेटियों से तुलना की है। और जब पहाड़ से निकलती, हिमालय पर्वत से नदियाँ निकलती हैं तो वो कहाँ जा कर के मिलती हैं? समुद्र में। समुद्र की तुलना किससे की गई है? दामाद से की गई है। जिस प्रकार लड़की का किसी से स्नेह हो जाता है, चाहे उसका मित्र हो, चाहे उसका सखा हो, कोई भी हो, तो वह उससे जाकर के मिलती है। तो इसी तरह नदियाँ जो हैं वो हिमालय पर्वत से निकल करके समुद्र में मिलती हैं। तो समुद्र के लिए वो प्रियतमाएं हैं, उनकी प्रियतम, प्रेमिका के समान। समुद्र के लिए वो नदियाँ प्रियतम के समान हैं, प्रेमिका के समान हैं। और इसलिए ससुर, हिमालय पर्वत को ससुर और समुद्र को दामाद कहा है। लेखक ने नदियों को माँ के साथ साथ दादी, मौसी, मामी, बेटी, बहन के रूपों में भी देखा है। काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता कहा है। लेखक ने इन सब नदियों की प्रशंसा की। लोक माता क्यों कहा है? क्योंकि नदियों के द्वारा ही उद्धार होता है। नदियाँ सबका उद्धार करती हैं। नदियों का जल पवित्र और जीवन दायिनी होता है, ये सबको जीवन देती हैं। इसलिए इसे लोक माता कहते हैं। इसके द्वारा भूमि की सिंचाई होती है, जिससे अन्न पैदा होता है और जिसको खा करके हम लोग बड़े होते हैं, हमारा पालन पोषण होता है, हम जीते हैं। तो ये सब अगर नदियों का जल ना हो तो हमारे खेत में सिंचाई ना होगी, तो हमें खाने के लिए अनाज नहीं मिलेगा। तो ये हमारी जीवन दाता हैं, हमारी जीवन दायिनी है, ये प्राण दायिनी है, ये हमें जीवन देती हैं। इसलिए इसको लोक माता भी कहा है। संपूर्ण विश्व की लोक माता नदियाँ कहलाती हैं। नदियों को, अब प्रश्न देखिए, नदियों को माँ मानने की परंपरा हमारे यहाँ काफ़ी पुरानी है, लेकिन लेखक नागार्जुन उन्हें और किन रूपों में देखते हैं? नदियों को लोक माता कहते हैं। लोक मीन्स होता है संसार, माता का अर्थ होता है माँ, जो बच्चों को पालती पोसती है। नदियों के द्वारा भी हमारा पालन पोषण होता है, क्योंकि हम नदियों के जल को पी करके जीते हैं। नदियाँ, अगर हमें पानी ना मिले तो हम प्यास के कारण व्याकुल होकर के हमारे प्राण निकल सकते हैं।
और कि अगर खेतों में सिंचाई ना हो तरह तो भी हम अनाज पैदा नहीं कर सकते हैं। तरह तरह के उद्योग धंधे जो भी चलते हैं वो नदियों के जल से ही चलते हैं, बिजली उत्पन्न होती है। तो इस तरह ये लोक माता कहलाती है, लोक कल्याण करती है। तो लेखक नागार्जुन नदियों को माँ के साथ साथ दादी, मौसी और मामी के रूप में देखते हैं। इसके अलावा बेटी बहन के रूपों में भी देखते हैं। इन्हीं में प्रेयसी की भावना भी व्यक्त करते हैं। प्रेयसी मतलब प्रेमिका, एक प्रेमी की जो जिसको वो चाहता है वो प्रेमिका कहलाती है। तो नदियाँ जिस तरह एक प्रेमिका अपने प्रेमी से मिलने के लिए व्याकुल होती है, बेबल होती है, उसी प्रकार नदियाँ समुद्र पहाड़ से हिमालय पर्वत से निकल के छलछल करती हुई वो समुद्र में जाकर मिलती है। तो ऐसा प्रतीत होता है मानो एक प्रेमिका अपने प्रेमी से मिल रही है। तो इन्हीं में प्रेयसी की भावना भी करते हैं। लेखक नागार्जुन के अनुसार वे नदियों को प्रेयसी की भावना से भी देखते हैं। सिंधु और ब्रह्मपुत्र की क्या विशेषताएं बताई गई हैं? समुद्र सिंधु और ब्रह्मपुत्र की कई विशेषताएं हैं। इनके नाम सुनते ही रावी, सतलज, व्यास, चनाब, झेलम, काबुल, कपिशा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोसी आदि हिमालय की छोटी बड़ी सभी बेटियां आंखों के सामने नाचने लग पड़ती हैं। इन नदियों की तुलना किससे की है? बेटियों से। तो जिस तरह बेटियां जो है अपने आंगन में किलकारी मारती हुई इधर उधर घूमती फिरती दिखाई देती हैं, वैसे ही हिमालय की ये नदियां, जिसे लेखक ने बेटियों के समान माना है, बेटियों की तरह कहा है, तो वो भी छल छल करती हुई मैदान में ऊपर से नीचे आती हुई प्रतीत होती हैं और उनके सामने नाचने लगती हैं। वास्तव में सिंधु और ब्रह्मपुत्र स्वयं कुछ नहीं है, ये हिमालय पर्वत से नहीं निकली हैं। करुणामय का मतलब दयालु, हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद न जाने कब से इकट्ठा होकर इन दो महानदों के रूप में समुद्र की ओर बहती रही हैं। समुद्र ने नंगा नाचने वाली इन दोनों बेटियों का हाथ पकड़ा। अब बच्चे हैं, बच्चे छोटे जब रहते हैं तो वस्त्रहीन, जैसे 6 महीने 8 महीने के बच्चे किलकारी मारते हैं, माँ उनको जब नहलाने लगती तो निर्वस्त्र करती है। तो इसी तरह जो है ये ब्रह्मपुत्र, एक मिनट, करुणा में हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद न जाने कब से इकट्ठा होकर इन दो महानदों के रूप में समुद्र की ओर बहती रही है। समुद्र ने नंगा नाचने वाली इन दो बेटियों का हाथ पकड़ा। इसे सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदी को, और इन्हें भी अपनी बेटियों की तरह समझा। इसलिए इससे हिमालय और समुद्र क्रमशः ससुर और दामाद बन गए। ये दोनों धन्य हैं। वहाँ से निकलती हैं हिमालय पर्वत से नदियाँ, तो उनको पिता स्वरूप कहा है। और कहाँ जाकर मिलती हैं? समुद्र में। तो समुद्र को किससे कहा गया, किसकी तुलना की गई? किससे? दामाद से। जिस तरह एक बेटी अपने मैके से विदा होने पर ससुराल में अपने पति से मिलती है, उसी प्रकार, और वो पति उनके माँ बाप, लड़की के माँ बाप के लिए दामाद के समान होता है, उसी तरह हिमालय पर्वत से निकली हुई नदियाँ जब समुद्र में मिलती हैं तो समुद्र हिमालय का दामाद समझा गया है। काका कालेलकर ने नदियों को लोकमाता क्यों कहा है? जो स्त्री बच्चे को जन्म देती है उसे माता कहते हैं। वह अपने बच्चों को सुधा रूपी दूध पिलाती है। सुधा मतलब होता है अमृत, अमृत के समान दूध पिलाती है और पालती है। वह केवल अपनी संतान की माता है, लेकिन पैसनी नदी सुधा रूपी अपना जन को पिलाती है, संसार में रहने वाले हर प्राणी को पिलाती है और उनका पालन पोषण करती है। इसलिए काका कालेलकर ने नदियों को लोकमाता कहा। हिमालय की यात्रा में लेखक ने किन किन की प्रशंसा की है? हिमालय की यात्रा में लेखक ने हिमालय, गंगा, यमुना, सतलज, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, रावी, व्यास, चनाब, झेलम, काबुल, कपिशा, सरयू, गंडक, कोसी आदि
हिमालय की बेटियों यानी नदियों और उन नदियों का प्रीतम समुद्र आदि की प्रशंसा की है। नीचे देखिए, नागार्जुन को कौन संभ्रांति महिला की भांति प्रतीत होती है। संभ्रांत किसको कहते हैं? ऊंचे कुल वाले लोगों को संभ्रांत कहते हैं, जो बहुत ही ऊंचे कुल के होते हैं उन्हें संभ्रांत कुल के लोग कहते हैं। तो संभ्रांत महिला का अर्थ है ना ऊंचे कुल की महिला। लेखक ने हिमालय की बेटियां यानी हिमालय से अवतरित मतलब नीचे आने वाली, हिमालय से निकलने वाली नदियां न संभ्रांत महिला की भांति प्रतीत होती हैं। हिमालय से जब नदियां निकलती तो ऐसा प्रतीत होता है मानो वो बहुत ऊंचे कुल की बेटियों के समान हैं, और उन्हें लेखक संभ्रांत महिला की भांति मानता है। किसे? नदियों को, हिमालय से निकलने वाली सभी नदियों को। दूसरा, लेखक को दूर से देखने से हिमालय की बेटियां कैसे लगती हैं और उनके प्रति लेखक के दिल में क्या भाव थे। लेखक को दूर से देखने से हिमालय की बेटियां बड़ी गंभीर, शांत, अपने आप में खोई हुई सी लगती हैं। अब दूर से अगर आप देखेंगे कोई चीज़ तो दूर से ऐसा लगेगा बहुत शांत है। तो ऐसी ही नदियां जो हैं वो लेखक को लग रही हैं कि नदियां जो बह रही हैं बहुत ही शांत और गंभीर रूप से नीचे की तरफ बह रही हैं। उनके प्रति लेखक के दिल में आदर और श्रद्धा के भाव थे। लेखक ने किनको ससुर और दामाद कहा और क्यों? लेखक ने हिमालय को ससुर और समुद्र को दामाद कहा। नद बहते हुए समुद्र में मिलते हैं। ये नदी हिमालय से निकलने वाली हैं, इसलिए ये नदियां हिमालय की बेटियां हैं और समुद्र इन नदियों का प्रीतम है। समुद्र में जाकर ही इन नदियों का मिलन होता है। इस रिश्ते से लेखक ने हिमालय और समुद्र को क्रमशः ससुर और दामाद कहा है। अब मैंने आपको क्वेश्चन आंसर समझा दिए हैं। अब ये क्वेश्चंस हैं, इसको आप लोग अपने क्लास वर्क में कर लीजिएगा। धन्यवाद।